छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अभी 21 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस सूची में जातीय समीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। इस सूची के साथ ही चुनावी दिशा को भी बघेल वर्सेस बघेल की ओर मोड़ दिया गया है। बीजेपी का मकसद और उसकी रणनीति भूपेश बघेल को पटखनी देना है। यही वजह है कि बीजेपी ने पाटन विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चुनाव के 3 महीने पहले ही उतार दिया है। यहां से जीत दर्ज करने के लिए पार्टी ने विजय बघेल पर एक बार फिर विश्वास जताया है। बीजेपी को उम्मीद है कि विजय बघेल फिर से भूपेश बघेल को सियासी पटखनी दे सकते। इस विश्वास की बड़ी वजह साल 2008 के चुनाव, जिसमें विजय बघेल ने 59,000 वोट हासिल कर भूपेश बघेल को हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। बीजेपी इस बार भी उसी जीत को दोहराना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल भी चुनाव को लेकर उत्साहित है। विजय बघेल जी ने तो एक बार उनको वहां पर पटकनी दी है पाटन में 2008 में, और निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और जुझारू नेता हैं, संघर्ष करते हैं। इस बार पाटन में फिर से माहौल बनेगा। विजय बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, वो भूपेश बघेल को वहां पर पटकनी देंगे। और तो अब मजा आएगा, और मजा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं, और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी किसी को भी सूली पर चढ़ाने वाली पार्टी है। नंद कुमार साय जब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़े थे, तब अजीत जोगी के सामने चुनाव लड़वाकर राजनीतिक सफर समाप्त कर दिया। अब विजय बघेल को सीएम भूपेश के सामने उतारकर उनका राजनीतिक एपिसोड क्लोज कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का कल सूची हमने देखा है, और उसमें से अधिकांश लोग, मुझे लगता है कि वो लास्ट तक जो है टिकने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण किया है, मुझे लगता है कि ये महज एक औपचारिकता है। बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही तय हो गया है कि चुनावी फिजा बघेल वर्सेस बघेल होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक बार भूपेश बघेल को पटखनी देने वाले विजय इस बार भी सियासी खेल में मैदान पार पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 23 के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी की निगाहें सूबे की पाटन विधानसभा सीट पर टिक गई हैं, जहां एक बार फिर से कका और भतीजे के बीच सीधी टक्कर होगी। हालांकि दोनों ही दल इस सीट पर जीत को लेकर के अपने अपने दावे कर रहे हैं, और इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बघेल के मुकाबले बघेल, किसका सफल होगा खेल? भूपेश के मुकाबले विजय को उतारने के पीछे बीजेपी की कौन सी रणनीति? क्या भूपेश को घर में ही घेरने की कोशिश कर रही बीजेपी? क्या कांग्रेस भी बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ उतारेगी अपने दिग्गज? तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, और खासकर की बात की जाए पाटन विधानसभा सीट की, बहुत ही दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? चुनाव देखिए दिव्यांशु जी, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं, वो कोई भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो राष्ट्रीय दोनों दल हैं, चाहे छोटी पार्टियां हो या थर्ड फ्रंट हो, किसी के लिए भी चुनौती के रूप में होते हैं। यहाँ खैर भारतीय जनता पार्टी की जो एक कदम आगे आज वो चली है, जिन्होंने 21 सीट घोषणा की है, एक सोची समझी रणनीति के तहत उनकी घोषणा हुई है। जिस तरीके से उन्होंने उनके पूर्व अनुभव रहे हैं कर्नाटक में, जिस तरीके से हिमाचल में उनके अनुभव रहे हैं कि इमीडिएट अगर चुनाव की डेट के समय अगर डिक्लेयर होता है तो काफी जो विरोध के स्वर है काफी बड़े हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं, उन्हें दबाने में काफी समय लगता है। एक सोची समझी रणनीति के तहत वही इन्होंने आज जो है वो बघेल जी के क्षेत्र में बघेल जी को उतारने का एक मूल कारण ये है
कि आप जो कह रहे थे उनको बांधने का प्रयास है, और ये पहले से तय था कि बघेल से बघेल के लिए, ओबीसी वोट को गोलबंदी करने के लिए, एक समाज को गोलबंदी करने के लिए, 52% ओबीसी है छत्तीसगढ़ में, उसको उसकी गोलबंदी पाटन क्षेत्र में करने के लिए, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि बघेल जी, विजय बघेल सांसद महोदय ने उनको हरा भी चुके हैं, मतलब भतीजे ने पहले भी चाचा को शिकस्त दी है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है बना सके, और उनकी समाज में भी अच्छी पकड़ है, और वो एक सशक्त कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाते हैं, मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक सशक्त कैंडिडेट देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो उनका बेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का उनका बेस्ट है, वो उतारने की वो कोशिश रहेगी। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया जा रहा है, जो पहले से भी सर्वविदित था कि भूपेश बघेल का चेहरा, ये बात भी सत्य है कि कांग्रेस और भूपेश बघेल का चेहरा है कि लेवल का है, उस कद का कोई चेहरा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, तो क्यों ना भूपेश बघेल को उनकी जगह घेरा जाए, ताकि वो 89 विधानसभा में जो बस्ती है, जहां पे वो स्टार प्रचारक के रूप में एक बड़ी भूमिका ना निभा सके, उसके उनको घेरने की कोशिश जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, जो समझ में आता है मोटा मोटा। चलिए ठीक है, मैं निश्चय जी के पास जाना चाहूँगा। निश्चय जी, आपने उचित जी की बात सुनी, और मेरा आपसे सवाल यही है कि जब बात आती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, कांग्रेस जिसे ब्रांड भूपेश के तौर पर प्रकट करती है और कहती है कि भाई भूपेश है तो भरोसा है, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं। वो तो उचित भैया ने बता ही दिया कि विजय बघेल जी ने पहले भी भूपेश बघेल जी को चुनाव हराया है पाटन विधानसभा से। इसके साथ साथ एक विषय ये भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी के समय में संसद के लिए चुनाव हुआ, आम चुनाव हुए, जिसमें विजय बघेल जी ने उसी जगह से चुनाव लड़ा जिसमें पाटन विधानसभा भी आती है, दुर्ग लोकसभा, और पाटन विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाने का काम किया और अच्छे खासे ज्यादा वोट पाने का काम किया। यानी पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहते हुए विजय बघेल जी ने जब सांसद का चुनाव लड़ा तो वहां पर कांग्रेस को पटकनी देने का काम फिर से किया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि विजय बघेल जी जो हैं वो इतने सशक्त कैंडिडेट हैं कि भूपेश बघेल जी के चेहरों पे पेशानी पे चिंता की लकीरें आ गई हैं, और ये बड़ा स्पष्ट है। और तो मैं एक बात, सत्य प्रकाश जी भी बैठे हैं, भूपेश बघेल जी की अभी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है, और जो 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, सभी जगहों पे कांग्रेस के विधायक हैं। मैं तो पूछना यह चाहता हूं, क्या ये इन विधायकों को टिकट मिलेगी, या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देख करके डर करके इन विधायकों की टिकटें काटी जाएंगी? पहला तो एक ये प्रतिक्रिया आ गई है कि आज कल हमने 21 लोगों की सूची जारी की और 11 जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के वो आज बदल दिए गए। तो प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। पूर्णतः तनाव में है कांग्रेस पार्टी, और ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हां, वो दमदारी के साथ ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि इनके विधायक चुनाव लड़ेंगे या भाग जाएंगे मैदान से। और अभी तो भूपेश बघेल जी को तत्काल घोषित करना चाहिए कि वो पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, रिएक्शन लेता हूं जी। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरे को ये अच्छा लगा इनका कॉन्फिडेंस। कम से कम आप चुनाव आते तो कुछ बीजेपी में कुछ कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। भले वो विजय बघेल जी को बलि का बकरा बना के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मगर कम से कम चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंस तो लेके आए। भले इनको मालूम है कि क्या होने वाला भूपेश बघेल जी के सामने, पहली बार। दूसरी बात, देखिए, ये बहुत अपनी पीठ से थपथपा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी थे तो लोकसभा सीट जीत गए, तो ये तो भाई मोदी जी के नाम पे आप हर जगह जाते हैं, पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी, सब जगह। 2018 में मोदी जी भी पीएम बन चुके थे, 4 साल, वो भी 4 साल हो चुका था, 4 साल, 1-2 महीने की बात नहीं थी। क्या हाल हुआ सबके सामने, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं कर्नाटक, हिमाचल में चला जाऊंगा, मैं तो ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात दिव्यांशु जी, मैं इनकी लिस्ट की बात करूं, देखिए ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसी को भी टिकट दे सकते हैं, किसी को दे ना दे, इनका अंदरूनी मामला है। मगर देखिए, मैं ये बोलूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि कितनी कमी दिखती है कैंडिडेट की। आप लिस्ट में अगर नाम देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय बघेल जी का देख लेता हूँ। भाई सांसद है आपके पास, मतलब कैंडिडेट नहीं है, एक सांसद को आपको विधायक के लिए चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि ब्रांड भूपेश बघेल जी के सामने, जैसे आपने खुद ने बोला, ब्रांड भूपेश बघेल के सामने आपको एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आपको एक सांसद को बलि का बकरा बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि मालूम है कि अगर वो हारेंगे तो तय है, वह कम से कम सांसद बची रहेगी। मगर अगर किसी नए कैंडिडेट को बना दी तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा और राजनीतिक उसकी हत्या हो जाएगी। तो इसलिए उनको सब बलि का बकरा इसे बनाया गया है ताकि वो सेफ बलि का बकरा बनेंगे, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हारेंगे भी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और दूसरी बात देखिए, लिस्ट की मैं बात कर लूं, इनके बाद देखिए रामविचार नेताम, भ्रष्टाचार के उमेश सिन्हा जो मैनेजर थे प्रियदर्शी बैंक, उन्होंने नाम लिया।
ठीक है, भ्रष्टाचारी को टिकट दे देते। देवलाल ठाकुर हमारी पार्टी से गए, कैंडिडेट कमी की मतलब दूसरी पार्टी से लाया गया व्यक्ति को आपको कैंडिडेट टिकट देना पड़ रहा है। कोरबा में जो देवांगन जी, उनकी सीट बदल दी जाती है हारने के बावजूद, मतलब हारे हुए कैंडिडेट को फिर टिकट दे रहे हैं। फिर इनके विक्रांत सिंह, रमन सिंह, मतलब परिवारवाद मोदी जी से लेकर बीजेपी पर हर कोई बोलता है, मगर अपने पार्टी में नहीं देखेंगे। अब लिस्ट में अगर गिना दूं, अनुराग ठाकुर से लेकर राजनाथ सिंह के बेटे से लेकर पीयूष गोयल, मतलब लंबी लिस्ट है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, उचित शर्मा भैया यहाँ बैठे ज्यादा से बता देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी हर एक लिस्ट में देखिए कि ये दिख रहा है कि इनके पास कैसे उम्मीदवारों की कमी है, और सबसे बड़ी कमी तो भूपेश बघेल जी के सामने जो एक ब्रांड है, सत्यप्रकाश जी, जो बात अभी जी जो बात अभी निश्चय जी बोल रहे थे कि जो रिएक्शन आया है कि आपने 11 जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं, तो क्या इसे इसका रिएक्शन माना जाए कि वो बात बोल रहे हैं कि हाँ घबराहट में बदलाव किया गया है? जी देखिए, एक दो जगह बदले गए, वो तो एक संगठन में तरीका था, और दूसरी बात है कई जगह इससे बदले नहीं गए, कई जगह नियुक्त किए गए, क्योंकि नए जिले थे, वहां से बहुत दिन से पदाधिकारी नहीं बनाया गया, कोई जिलाध्यक्ष नहीं था, जो पूर्व के जो जिले थे उन्हीं के अध्यक्ष वो संभाल रहे थे, तो उसमें कोई नया बदलाव नहीं किया। आधे ज्यादा जिले वही है कि जिनमें नया जिला बनाया तो जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो इसमें कोई बदलाव और वो वाली बात नहीं है। मैं वही बोला ना, हमारे को डरने की क्या बात है भाई, बात तो ये है ना कि इनको सोचना पड़ रहा है कि उम्मीदवार कहां से लेके आए, हारे उम्मीदवार को टिकट देना पड़ रहा है, परिवार में ही टिकट देना पड़ रहा है, भूपेश बघेल जी के सामने एमपी को टिकट देना पड़ रहा है, तो दिख तो इनके यहाँ रहा है भाई। हमारे यहाँ जब लिस्ट आएगी, अभी चुनाव तो कल तो है नहीं, जब लिस्ट आएगी तो दिख जाएगा भूपेश बघेल जी के सामने। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। बड़ी मजे की बात यह है कि मैंने 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछे थे, उसका भाई इतना सब बताते रहे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार समेत सभी लोगों ने कांग्रेस में कब्जा कर लिया, दूसरी पार्टियों से आ गए, सब बात वो बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भूपेश बघेल जी पाटन से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो घोषित हो गया। 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए, कांग्रेस का कौन है उम्मीदवार? आप ये बताइए, आपके विधायक हैं, आपके चलिए जान लेते हैं जी। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, चुनाव लड़ेंगे। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, बोलिए तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका इनके पास उत्तर नहीं है, थोड़ी सी लॉजिकल बात किया करो ना। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि बघेल को टिकट मिल रहा है, देवलाल ठाकुर को टिकट मिल रहा है, मतलब ये तो सत्यप्रकाश जी इतना हड़बड़ाइए मत भाई, जैसे शेर की दहाड़ एक एक करके नहीं तो मेरा समय है, इस समय सत्यप्रकाश जी को रोकिए। आपको सत्यप्रकाश जी को रोकना चाहिए। मेरे तो छोटे से सवाल है कि भैया, ये जैसे गर्भपात कर जाते हैं ना जानवर शेर की दहाड़ सुन के, वैसे आपने जिलाध्यक्षों का बदलना और इस तरीके के संगठन के परिवर्तन शुरू कर दिए, वो तो ठीक है। आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, जो पिछली बार के विधायक हैं, जो विधायक सिटिंग विधायक है, आप टिकट दे रहे हो कि नहीं? कॉन्फिडेंस से बोलो तो एक बार। हमारी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देख करके इतना लकवा क्यों मार गया है? और भूपेश बघेल जी की तो घोषणा कर दीजिए कि चुनाव लड़ेंगे पाटन से या कहीं और। मैं रिएक्शन ले लूं भैया, ये तो बता दो वो लड़ेंगे कि नहीं। ठीक है जी। सत्यप्रकाश जी बोलिए, अब आप बोलिए जी। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, वरिष्ठ नेता है ये, वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के, ये जब बचकानी बातें करते हैं मेरे को बहुत निचले स्तर की लेवल लगती है। देखिए, बात ये बोल रहे कि भाई कैसे अभी टिकट मिला, हमारे यहाँ अनाउंस नहीं हुआ है। अगर मैं वैसे तो मैं बोल दूंगा व्यक्तिगत तौर पर भूपेश बघेल जी लड़ेंगे, मगर ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो ये कैसे बोल सकता हूं मैं? और दूसरी बात, मैं इनसे वही पूछा परसों, अगर मैं इनसे पूछता, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए, तो अब किस चीज का इंतजार है? बचकानी का सवाल मंथन कर रहे हैं, मतलब उनकी टिकट काट नहीं सकते क्या? ये बताइए। बचकानी हरकत लगती है। ठीक है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक का इंतजार कर लेते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे तो ऑफिशियल सुनिए, मैं एक मिनट आपको मैं इस प्रक्रिया के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर किसी पार्टी के ऑफिशियल डिक्लेरेशंस नहीं आए किसी उम्मीदवार के बारे में, इसका मतलब होता है कि वो बदल सकते हैं। सारे के सारे सिटिंग जो है मंत्री और विधायक है, मुख्यमंत्री के लिए भी आप चिंतन कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ठीक है। चलिए ठीक है, मैं उचित जी के पास जाना चाहूंगा, आपके पास वापस आता हूं। जी उचित जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले जो सेफ गेम वाली बात ये बोल रहे थे कि विजय बघेल को लड़ाने के पीछे क्या ये स्ट्रैटेजी है कि एक सेफ गेम खेला जाए? वो तो पहले से ही सांसद हैं, अगर हार भी जाते हैं तो सांसदी तो बची रहेगी उनकी। उचित जी क्या कहेंगे इस पर? ऐसा मैं नहीं मानता दिव्यांशु, इस तरीके के सेफ गेम को ही भारतीय जनता पार्टी बड़े अग्रेसिव मोड में उतर रही है चुनाव में, और अग्रेसिव मोड में खेल रही है, और उनके कोच भी अग्रेसिव है, ये भी सभी जानते हैं। फिर ये बचाव की मुद्रा में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उतार रहा होगा, और बहुत सशक्त तौर पर बोलता हूँ कि बलि का बकरा कहना, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी लोकतंत्र में अपने विपक्षियों के लिए जाहिर करना, बड़े नेता भी कल कह रहे थे, कांग्रेस के मंत्री भी कह रहे थे, ये कहना सही नहीं है। आपको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में। आप देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी हमारी
बहुत कम सीट है, 55 सीट के बाद भी कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए भी उतारती है, विधानसभा में परिणति होती है। लेकिन क्या किसी को बलि का बकरा कहा जाता है? ऐसा नहीं। लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। अच्छी बात है कि जो भी उतर रहा है हम उसका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र अच्छा सशक्त कैंडिडेट मिले तो हमें भी मजा आएगा चुनाव में। जबकि ये शब्द आना चाहिए, ना कि अहंकार की भाव आना चाहिए कि बलि का बकरा है वो। उनका भी सम्मान हो, देश के सांसद है, अच्छी बात है। लेकिन वो एक सशक्त कैंडिडेट है, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में है, ना कि डिफेंसिव, ये कहना चाहूंगा। और ये जो 21 चुनाव की रणनीति है, ये आखिर जो वाजपेयी जी कह रहे थे कि आप घोषित कीजिए, आपने सीखा ही तो कांग्रेस से है कि पहले घोषणा कर दो। ये तो कर्नाटक से आपने सीखा कि कांग्रेस, तब कर्नाटक में आपने क्यों नहीं घोषित कर दिया था कि सवाल आप घोषणा किए तो क्या ये भी तुरंत घोषणा कर दे? अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी रणनीति होती है। ये कोई वाजिब सवाल नहीं हुआ कि हमने उतार दिया आप भी उतारो। आप सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि आप 21 आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये कहाँ तक उचित है? राजनीति में बहुत सारे लोग बदले जाते हैं। आपने भी लोकसभा में पूरे कैंडिडेट बदले थे, तो क्या सब नॉन परफॉर्मर थे? जी जी। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, अपने अपने तरीके होते हैं। किसी को दिया जाए, किसको ना दिया, उनका लुकआउट है। कब वो अध्यक्ष घोषणा करें, कब नहीं करें, इसमें भी सवाल जवाब ठीक नहीं है। ये भी मतलब इसमें मूल चीजें, आप जनता के 5 साल में कितना पहुंचे, आपने उनकी जनता की कितनी आवाज उठाई, कैसे आप जो 8% माइनस में है अभी, जो आपके पुराने फिगर से, उसको कैसे मीट आउट करेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ज्यादा अच्छा वो होगा। लोग अध्यक्ष बदल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका अपना इंटरनल मामला हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल एग्रेसिव मोड में इस कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी 2023 के चुनाव में, मुझे जो लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। निश्चय जी बोलिए, क्या कहेंगे उचित जी की बात पर? मैं एकदम सिंपल चीज बोल रहा था। सवाल जो उठ रहे हैं वो तो उठ रहे हैं। देखिए, उम्मीदवारी को लेकर के जो सिटिंग विधायक होता है उसका सीधा दावा होता है, और जो मंत्री होता है उसका सीधा दावा होता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री होते हैं वो चुनाव, उनकी घोषणा इसलिए नहीं होती है क्योंकि भाई सामने वाले विपक्षी के उम्मीदवार घोषित नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है, ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या आपके विधायक चुनाव लड़ रहे हैं या उनकी टिकट कट रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन इतने जिलाध्यक्षों का बदल दिया जाना, तो ये स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है। और अभी एक चर्चा चल रही जिसकी मैंने उल्लेख किया, पूरे सम्मान के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अफवाह हो सकती है मगर ये कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो धरतीवा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह के विराम देना चाहिए, उनको घोषणा करनी चाहिए नहीं वो पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। पहले हिम्मत का काम तो करें। इतनी सी बात कह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? और मैं ये कहना चाहता हूं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, ये सवाल तो अब कांग्रेस के ऊपर प्रतिक्षण है। आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप भाग रहे हैं? आपके विधायकों की टिकट कट रही है या वो चुनाव लड़ रहे हैं? इतना जवाब तो दे दीजिए भाई। जी सत्यप्रकाश जी, जवाब दीजिए। दिव्यांशु, देखिए जैसे हमारे उचित शर्मा जी ने बताया, हर राजनीतिक दल की अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ये कोई गठबंधन तो नहीं है भाई बीजेपी कांग्रेस का कि उन्होंने अब कर दिया, अब जो बची हुई सीटें उसको हमको अनाउंस करना है। तो ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी होगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। बीजेपी की देखिए लिस्ट दिल्ली से निकल गई, मगर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष को अपना देंगे, फॉर्म जमा करेंगे, वहां से स्क्रूटनी होकर जिला में आएगा, जिला से प्रदेश में आएगा। तो एक प्रक्रिया अपनाया जाता है हमारे यहाँ से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाता है, उसके तहत टिकट पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो अपनी पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात करें? जितने भी इन्होंने चुनाव के समितियां बनाई है, प्रमुख समिति का अध्यक्ष देख लीजिए, समन्वयक देख लीजिए, बाहर के लोगों को बना दिया। एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। टिकट का, अरे यही दिक्कत है, मैं यही दिक्कत है। बीजेपी का सच्चाई दिखा देना तो बोलिए। देखिए, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। लोगों की कमी कैसे इनके पास? बाहर के लोगों को अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है, बाहर के लोगों को प्रभारी बनाना पड़ रहा है, समन्वयक बनाना पड़ रहा है। चुनाव की पूरी बागडोर अमित शाह जी संभाल रहे हैं, तो उनको अमित शाह जी केंद्र के पूरे नेता को मालूम है, प्रदेश के नेता उनको विश्वास नहीं है। प्रदेश के नेता के ऊपर यहाँ डर क्यों रहे हो भाई? डर ये इनकी हालत क्या सबकी जनता के सामने है। मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीका है जिसके हिसाब से टिकट मिलेगा। और निश्चय जी मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, हमारी तो अभी टिकट फाइनल नहीं है, मगर मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ब्रिजमोहन जी का बता दीजिए लड़ रहे हैं, सौरभ सिंह का बता दीजिए लड़ रहे हैं, रमन सिंह जी बता दीजिए लड़ रहे हैं, अपने बता दीजिए सिटिंग एमएलए का। मेरे से सवाल कर रहे, खुद अपना पहले बता दीजिए अपने सिटिंग एमएलए। वही तो मैं बोल रहा ना कि सवाल ये बचकनी सवाल जो होते हैं ना, ये भाजपा के लोगों को सूट करता है। मगर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से टिकट वितरण होता है। पहले ब्लॉक में जाएगा, जिला में जाएगा, प्रदेश में जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी बोले कि वो भी जाके ब्लॉक में आवेदन देंगे, उसके तहत ही वो प्रदेश तक उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, वो ब्लॉक अध्यक्ष फाइनल करेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर जवाब दूं तो भूपेश बघेल जी पाटन से लड़ रहे हैं, मगर क्या मेरे बोलने पे हो जाएगा क्या? व्यक्तिगत नहीं केंद्रीय चाहिए भाई, ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी होना बाकी है। डिक्लेरेशन कराइए। दूसरी बात यह अभी बाकी है। ठीक है, ठीक है, है ठीक है। जी, आप प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बार बार हवाला दे रहे हैं, तो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके आप मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अभी जो वर्तमान विधायक इनकी टिकट काट सकते हैं क्या? यही तो पूछ रहा हूं भाई, मुख्यमंत्री की टिकट काट देंगे क्या आप? दूसरी बात, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपने अगर उम्मीदवार घोषित कर दिए होते तो भारतीय जनता पार्टी बता देती कि हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कांग्रेस में जब तक तब तक उनको लगता है कि टिकट का बंटवारा हो रहा है, इनकी प्रक्रिया टिकट वितरण की शुरू होती है सिर्फ उटव्वल से। तो इनको क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक अनुशासित तरीका है, हम 5 वर्ष तक काम करने वाले पार्टी हैं और हमारे संगठनात्मक काम लगातार चलते रहते हैं, हमने पूरी प्रक्रिया की है, हमारे सारे कार्यकर्ता कोई मंगल ग्रह से नहीं आया, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीचे से नाम आया और घोषित हो गया। यह हमारी काम करने की शैली भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस में अभी सिर्फ उटव्वल शुरू नहीं हुई, इसलिए इनको पता ही नहीं कि टिकट का बंटवारा शुरू हो गया। बात यह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। उचित जी के पास मैं जाना चाहूंगा। उचित जी, एक सवाल यह भी है कि क्या अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह से दिग्गजों के सामने अपने दिग्गज उतारने वाली है? क्या ये उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल, ये रहेगी कि आप इनके जितने भी चेहरे हैं वो सशक्त कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही राजनीतिक दल अपना जो बेस्ट होता है। हालांकि ये जो 21 वो सीट है कि जो इन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीट, आप इसको मान सकते हैं, ये कमजोर रही है। अभी तो वो सीट इन्होंने देखे कि उसमें से 4 सीट ऐसी है कि जो कभी आई नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी आई नहीं है। उसमें ये 4 सीटें हैं, जैसे सीतापुर है, मरवाही है, पाली तानाखार है, ऐसी कई सीटें इसमें समावेश है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर डिक्लेयर किया है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर है, ताकि उनके कैंडिडेट को मौका मिल जाए, समय मिल जाए, विरोध इतना ना हो, विरोध की स्वर दबाए जाए। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने 21 सीटें वो की है जो भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कमजोर मानी जाती है और है भी। तो ये अब जो लिस्ट आएगी वो जो है, अब इनके कितने, हालांकि ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के बाद वो अपने नए कैंडिडेट देने का प्रयास करेगी। लगभग 50 से 55 लोग नए चेहरे मतलब जो विधायक के सांसद नहीं है, वो नीचे सेकंड पायदान के लोग हैं, उसमें कोशिश करेगी वो देने की। रोहित साहू को भी इन्होंने जो दूसरी पार्टी के जेसीसी के थे उनको टिकट देके उन्होंने ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि अन्य दल से आए लोगों का भी हम सम्मान और स्वागत करते हैं और उनको टिकट से नवाजा जा सकता है। अब आने वाले समय में कई बड़े अधिकारी जो आईएएस इधर आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, आईएएस आईएफएस जो आए हैं, उनको भी टिकट दे सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पे फोकस कर रही है जो जीताऊ कैंडिडेट हो, जो जीत के आ सके, उस पर फोकस करेगी। अब ये तो उनकी सीट है कि हमें, मतलब ये हारे तो भी ठीक है, जीते तो भी ठीक है। 21 में से हमारे 5-7 लोग भी जीत के आ गए तो इनका पर्पस सॉल्व हो गया। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बार का जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है, बघेल के सामने एक बघेल को खड़ा कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बघेल के सामने बघेल में कौन ये खेल जीतेगा और जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।